करते हैं स्टार्ट, है ना। अपन ने देखो दूसरा चैप्टर कर रहे थे, उसमें शरीर की उत्पत्ति परिभाषा हो गई थी, धातु भेद से पुरुष संख्या एवं परिचय हो गया था, जड़ धातु पुरुष का चिकित्सीय महत्व हो गया था। अब करेंगे अपन दोष धातु मलों की पंच महाभूतों से उत्पत्ति। देखो सभी चीज पंच महाभूतों से मिलकर बनी है, ये अपन जानते हैं कि सभी द्रवाणाम पंच महाभूताम, मतलब सभी द्रव संसार में जो भी चीज बनी हुई है पंच महाभूतों से बनी हुई है। क्योंकि अपन ने जब सृष्टि उत्पत्ति क्रम किया था, अव्यक्त महान अहंकार, ठीक है, फिर राजसिक सात्विक तामसिक, एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं से पंच महाभूत, और पंच महाभूत के बाद में सृष्टि उत्पत्ति क्रम जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी अपन ने की थी। समस्त सृष्टि पांच भौतिक है, मतलब पांच तत्वों से मिलकर बनी है संपूर्ण सृष्टि। इसके अनुसार त्रिदोष भी पांच भौतिक है, और अपन ने पहले चैप्टर में क्लियर कर लिया था कि भाई तीनों दोष भी पांच महाभूतों से मिलकर बने हैं। जैसे कि वात वायु महाभूत से उत्पन्न होता है। अब वात है, मतलब वात है नहीं वायु, तो वायु महाभूत से उत्पन्न होगा। पित्त कहने क्या होता है, तेज ऊष्मा अग्नि, तो अग्नि महाभूत से उत्पन्न होता है। और कप कप क्या होता है, जलियांश सलेस्मा, अपनी बॉडी में जितना भी सलेस्मा है जलियांश है, वो किसके, सौम्य अर्थात जल महाभूत से उत्पन्न होता है। तो ये है ना पंच महाभूतात्म। अब धातुओं की पंच महाभूतों से उत्पत्ति देखो, धातुओं की, दोष की तो आपने जान लिया भाई, दोष धातु मलों की अपनी जो हेडिंग थी ना, दोष धातु मलों की पंच महाभूतों से उत्पत्ति, दोष की समझ गया। तो मतलब इसमें डोमिनेंट बताया कि वायु महाभूत डोमिनेंट है, पित्त में अग्नि महाभूत है, और कप में जल महाभूत डोमिनेंट है। ठीक है, मोस्टली जो मतलब ना मोस्ट एक्टिव महाभूत कौन सा है वो बताया है यहाँ पे। अब धातुओं की पंच महाभूत, धातु कितने हैं, 7, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। अभी देखो यही चल रहा है पहली दूसरी क्लास में, पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में क्या है, फंडामेंटल चल रहा है, बेसिक फंडामेंटल चल रहे हैं, वही है। तो रस धातु, रस क्या है, एक तरीके से आप रस को समझो प्लाज्मा या लिम्फ, अपनी बॉडी में जो लसिका है वो क्या है, रस है। तो जल, अब देखो लसिका है लिक्विड टाइप, तो जल तो आएगा, तो जल महाभूत। रक्त महाभूत, रक्त धातु में क्या आएगा, क्योंकि रक्त क्या होता है, पित्त सहधर्मी होता है, पित्त सहधर्मी, पित्त क्या होता है, उष्ण, तो अग्नि और जल महाभूत। यहाँ पे देखो दो महाभूत आए, अग्नि और जल। अग्नि क्यों आया, क्योंकि भाई पित्त के समान गुणधर्म वाला है तो अग्नि तो आएगा, और जल क्यों आया, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है तो जल आएगा। तो अग्नि और जल ऐसे याद करने हैं आपको, समझा रहा हूँ मैं आपको याद करने की। हम मांस, मांस देखो, मांस में पृथ्वी महाभूत। अब देखो किसी व्यक्ति को हम मांस खिलाएंगे, ठीक है, तो ताकत बनेगा ना, संगठन मजबूत बनेगा, उसकी मसल्स बनती हैं भाई, मसल्स, मांस खाता है, चिकन खाता है, मीट खाता है, तो मसल्स बना रहा है एकदम, तो पृथ्वी महाभूत। और पृथ्वी महाभूत क्या होता है, आकार, शेप देती है, तो मसल्स की जो शेप बनती है, आकार बनती है, पृथ्वी महाभूत से। अब मेद, मेद यानी वसा मज्जा फैट, किससे बनेगा, जल और पृथ्वी, क्योंकि थोड़ा श्लेष्मा टाइप का होता है, एक तरीके से वो चिकना होता है, तो जल भी आएगा और पृथ्वी महाभूत, क्योंकि भारी भी होता है, तो दोनों महाभूत आएंगे, जल और पृथ्वी। अस्थि धातु, अस्थि धातु में क्या आएगा, पृथ्वी, क्योंकि एकदम ठोस है, स्ट्रक्चर है, रूप है, उसका आकार है। लेकिन वायु महाभूत क्यों आएगा, क्योंकि आश्रय और आश्रय भाव से उसमें वायु महाभूत का स्थान होता है, क्योंकि उसमें वायु, आश्रय भाव आप पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में, मतलब सेकंड पेपर में, है ना। तो उसमें आश्रय आश्रय में क्या होता है भाई, रस का आश्रय कौन है, पित्त, नहीं वो रक्त में साथ कौन रहता है, पित्त, और अस्थि के साथ क्या रहता है, वायु, और जो कफ है बाकी जितने भी धातु हैं उनके साथ कफ रहता है, तो यहाँ पे वायु महाभूत रहता है अस्थि। मज्जा, मज्जा क्या होता है, जल महाभूत। एक तरीके से अस्थियों के अंदर रहते हैं ना मज्जा, लाल रक्त मज्जा, पीली रक्त मज्जा, आपने जब रेड बोन मैरो या फिर येलो बोन मैरो आपने पढ़ा होगा मॉडर्न में, तो वो है जल महाभूत से। शुक्र धातु, शुक्र धातु लिक्विड और कंटेंट होता है, तो जल महाभूत से। तो ये याद करने के ट्रिक्स बता रहा हूँ एक तरीके से, आपको ऐसे ट्रिक्स लिखनी नहीं है एग्जाम में, यही लिखना कि रस धातु जल महाभूत से, रक्त धातु अग्नि और जल महाभूत से, मांस धातु पृथ्वी और महाभूत से। कहने का मीनिंग क्या है कि सभी चीज़ संसार में जो भी है ना पंच महाभूतों से मिलकर बनी है। अब समझो, मैं देखो आपको डॉक्टर बन रहा हूँ तो मैं आपको समझाता हूँ कि भाई रस धातु, सिंपल, रस धातु की डिफॉर्मिटी हो गई, ये रस धातु हमारे शरीर में सूख गया, कम पड़ गया, तो आप क्या करोगे भाई, जल महाभूत की कमी आ गई, तो जल महाभूत वाले औषधि खिलाओ उसको, जल महाभूत वाला ज़्यादा भोजन कराओ उसको। जैसे रस धातु अपनी बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया, रस लिक्विड ज़्यादा हो गया अपनी बॉडी में, तो रस धातु मतलब जल महाभूत वाली चीज़ें बंद कर दो ही मत, उसको कम कर दो। ये चिकित्सा फॉर्मूला है, ये आपको समझना है। अब देखो आर्तव, देखो आर्तव क्या होता है, एक तरीके से जो मेनिस्ट्रुअल ब्लड होता है ना वो है आर्तव, तो अग्नि महाभूत से। और स्तन क्या होता है, मिल्क, मिल्क क्या होता है, जल महाभूत से। अब देखो आर्तव अग्नि महाभूत से और स्तन जल महाभूत से, ऐसा क्यों, क्योंकि आर्तव में क्या होता है, ब्लड होता है, रक्त होता है, रक्त किसके समान होता है, पृथ्वी में, मतलब पित्त दोष के समान, और पित्त किसके समान है, अग्नि के समान। तो इस तरह की याद करने का तरीका बता रहा हूँ। उष्ण होता है, क्योंकि आर्तव का जो ब्लड होता है वो उष्ण होता है, तो अग्नि महाभूत।
स्तन्य क्या होता है, एकदम ठंडा शीतल, तो मतलब जल महाभूत। मलों की उत्पत्ति में देखो, मलों की पंच महाभूतों से होते हैं। मूत्र में जल व अग्नि, पुरुष में, पुरुष क्या होता है, मल स्टूल, पृथ्वी महाभूत, और स्वेद में जल महाभूत। ये आपको मतलब एक तरीके से याद कर लेने हैं ABCD की तरह। मैंने कोशिश की आपको समझाने की भाई कैसे याद करना है। स्वेद में जल महाभूत है, पुरुष में पृथ्वी महाभूत है, और मूत्र में जल व अग्नि महाभूत है। तो ये दो धातु मलों की पंच महाभूतों से उत्पत्ति है। इंपॉर्टेंट है, PG के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। अभी तो देखो मैंने कोई आचार्य का नाम नहीं लिखा भाई, चरक के अनुसार ये है, सुश्रुत के अनुसार ये है, बागभट्ट के अनुसार ये है, कि बागभट्ट ने यहाँ पे ये महाभूत माना है। कन्फ्यूजन कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर है, आप बस बेसिक समझो। मैं अभी यहीं पे ये कर देता ना, चरक के अनुसार ये है, सुश्रुत के अनुसार ये है, तो आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। अभी कोई से भी किसी भी आचार्य का पूछो, आपको तो ये लिख के आ जाना है। जब PG में सेकंड ईयर से स्टार्ट करोगे, जब चरक संहिता पढ़ोगे, तब धीरे धीरे इस पे से आप पढ़ने लग जाओगे। अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट है। दोष, दोष कितने होते हैं, दो ही, शारीरिक दोष और मानस दोष। शारीरिक दोष कितने होते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। मानस दोष में क्या होता है, रज और तम, ये तीन गुण होते हैं, सत्व, रज, तम। लेकिन इनमें दो में से रज और तम को क्या माना है, दोष माना है, क्योंकि सत्व को दोष नहीं माना जाता है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, सत्व को दोष नहीं माना जाता। तो वात दोष क्या है, शरीर में गति, ज्ञान तथा प्राप्ति के उत्पादक को वात कहते हैं, मतलब वात दोष कहते हैं। तो जितनी भी, अब मैंने पहले चैप्टर में समझाया था आपको, पहले चैप्टर में ये सब बोल के बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया कि शरीर में गति, ज्ञान, प्राप्ति के उत्पादक को वात कहते हैं। पित्त में शरीर में उष्णता के साथ पाचन आदि अग्निक्रम, जो शरीर में उष्णता लेके आता है, ठीक है, और पाचन क्रम को करता है, वो क्या है, पित्त दोष है। कफ दोष क्या है, जो जल से बढ़ता है उसे कफ कहते हैं, मतलब जिसमें जल मिलाने पर वो बढ़ जाए तो वो क्या है, कफ। जो शरीर में परस्पर विघटित शरीर अणुओं को आपस में संश्लेषित कर मिलाने वाला होता है, मतलब जोड़ने वाला, तभी तो संधि बंधन में काम आता है जल महाभूत, मतलब कफ दोष। शरीर, यह शरीर के विभिन्न अवयवों को रस के द्वारा, उपसलेषण द्वारा और पोषण करता है, क्योंकि श्लेष्मा है, श्लेष्मा का पोषण तो करेगा एक तरीके से। और यहाँ पे लिखा था कि विघटित शरीर अणुओं को आपस में संश्लिष्ट कर मिलाने वाला होता है, कि जॉइंटों में, कि जॉइंट क्या होते हैं, कोई फ्रैक्चर्स होती है ना, वहाँ पे एक तरीके से जोड़ने का, संधि बंधन का कार्य करता है कौन, कफ। अब देखो रज दोष, यहाँ पे देखो दो दोष है ना मानसिक में, रज और तम। तो ये रज क्या है, रज उपष्टम, संघर्ष या उत्तेजना को उत्पन्न करने वाला था। संघर्ष मतलब मेहनत और उत्तेजना को, तथा चल, गति या गतिशील होता है। इसके कारण शारीरिक क्लेश व मानसिक कष्ट व अन्य जितने भी दुखात्मक तथा रागात्मक भाव हैं, इसी के कारण होते हैं। कि भाई ये जो है ना रज, रज दोष क्या करता है, कि शारीरिक क्लेश, अपनी बॉडी में जितने भी क्लेश हो रहे हैं ना, दुख हो रहे हैं, ठीक है, कोई बीमारी हो रही है, तो किसकी वजह से होती है, रज की वजह से होती है। मानसिक कष्ट, मतलब अपन बोलते हैं ना कि पागल हो गया, मानसिक मतलब एक पीड़ा, एक तनाव, मतलब माइग्रेन टाइप की बीमारी। जितने भी दुखात्मक, रागात्मक, दुखात्मक मतलब जितने भी दुख अपनी बॉडी को प्राप्त होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, रज की वजह से। और रागात्मक, किसी चीज़ को ज़्यादा प्रिय लगना, राग, भाई इसको तो इससे राग हो गया, किसी स्त्री से, किसी वस्तु से। मान लो किसी घर में कोई वस्तु है, पुराने ज़माने की कोई टीवी है, ठीक है, कोई कुर्सी है, कि ये दादा की कुर्सी है, दादा लेके आए थे, वो टूट गई, तो उसको बड़ा दुख होता है कि यार मेरे दादा की कुर्सी टूट गई, मेरे दादा की निशानी टूट गई, कोई फोटो टूट जाती है, कोई फोटो फ्रेम टूट जाता है। तो वो जो लगाव होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, रज दोष की वजह से। तो रज दोष को समझो कि क्या है ये, मतलब एक तरीके से मेंटलिटी है, मानसिक दोष है ये, ठीक है। अब आगे देखो, तम दोष, यह प्रकाशक का आवरक और रजोगुण का अवरोधक होता है। प्रकाश मतलब आपका जो ज्ञान होता है ना, प्रकाश, जो आपको कोई किसी चीज़ की नॉलेज हो रही है, किसी चीज़ में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जैसे आप किसी कोई अच्छा काम करना चाहते हो, लेकिन जो उसको रोकने वाला, जैसे कि मुझे, आप सोचो कि सुबह जल्दी उठना है, ये आपको एक ज्ञान है कि सुबह जल्दी उठने से मुझे ये फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन आपको जो आलसीपन आएगा, ठीक है, आपको उसको त्यागने की, मतलब ठीक है बाद में कर लेंगे, जो उसको अवरोधक होता है ना, वो क्या होता है, तम। इस दोष के कारण मूर्खता या अंधकार की उत्पत्ति होती है। अपन मूर्ख बने रह जाते हैं, भाई ये दोष हावी हो जाता है ना, तो अपन आलसी बन जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। तो मतलब जो भी ज्ञान की उत्पत्ति अपन करना चाहते हैं, जैसे अब क्लास के टाइम में 2 बच्चे आए हुए हैं क्लास के टाइम पर, ठीक है, तो बाकी सब पे क्या है, तम हावी है, अंधकार हावी, अरे देख लेंगे बाद में, रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी, टेंशन वाली बात है नहीं, तो वो बाद के ऊपर छोड़ देते हैं। तो वही क्या है, तम दोष। एक तरीके से तम दोष एक तरीके हैवी है आपके ऊपर, आपका जो प्रकाश है ना, एक तरीके से ज्ञानवान होना है, मतलब एक सत्व का आवरक है, मतलब जो भी अच्छी चीज़ है ना, उसका विरोध करने वाला कौन सा दोष है, ये तम है। यह भौतिकता का उत्पादक है। मोह, अज्ञान, अवसाद, उदासीनता आदि इसी की उपज है। मोह किसी चीज़ से, जैसे कि आलस्य हो गया, अज्ञान, अब देखो काम नहीं करोगे तो अज्ञानी बनोगे, ठीक है। अवसाद मतलब एक तरीके से डिप्रेशन में चले जाओगे। उदासीनता, किसी काम से कोई मतलब नहीं है, घर में क्या हो रहा है, जैसे कि घर में बोलना कि यार ठीक है आज इंडिया जीत गई, ठीक है, आज इंडिया हार गई, ठीक है, उसका कोई रिएक्शन नहीं, उदासीनता, उसको कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है, उसको मतलब अपनी बस
वो डिप्रेशन में चला गया, उसको कोई मतलब होता है उदासीनता, ये क्या है, तम दोष है। तो इसलिए तो इनको दोष माना है, रज दोष और तम दोष। अब देखो सत्व, सत्व दोष नहीं है, सत्व गुण लघु प्रकाशक व आनंद स्वरूप है, ज्ञान में विषय प्रकाश में इंद्रिय ग्राह्यता आदि सत्व गुण के कारण है। जो भी अपने को नॉलेज होती है, सब कुछ जो भी काम करते हैं सत्व गुण की वजह से करते हैं। इसी प्रकार के आनंद जैसे हर्ष संतोष तृप्ति उल्लास आदि सत्व के कारण है। कहने का मीनिंग है कि सत्व अपन को हमेशा खुश रखता है। तो अब आप देख लो आपके अंदर कौन सा दोष डोमिनेंट है, रज है कि तामसिक है। किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव हो गया आपको, मतलब क्या हो गया, राग हो गया, मतलब क्या होता है, रज दोष हो गया। दुख हो रहा है किसी चीज़ को टूटने पर, तो क्या हो गया, रज है। आप किसी काम को करना चाहते हो लेकिन आप आलसीपना दिखा रहे हो, तो मतलब तम दोष हावी है। और आप मतलब सब कुछ ठीक कर रहे हो, तो मतलब आप में सत्व की डोमिनेंसी है, आप में कोई दोष नहीं है, आप अच्छे हो, आप मेंटलिटी स्ट्रांग हो। तो इस तरीके से ये सत्व रज तम आप समझ गए होंगे। वात पित्त कफ की मैंने परिभाषा समझ, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि बहुत से बच्चे को पूरी फिजियोलॉजी पूरी हो जाती है लेकिन उनको ये नहीं पता लगा कि वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, कफ क्या होता है। वो ऐसे समझते हैं कि बात कोई पर्टिकुलर चीज़ है बॉडी में, पित्त कोई पर्टिकुलर चीज़ है, नहीं ऐसा नहीं है, पूरी बॉडी में व्याप्त है। इनके गुणों के आधार पर, इनके लक्षणों के आधार पर अपन को समझना होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्य करते हैं, ये अलग अलग लक्षण प्रदर्शित करते हैं, उस आधार पर आपको समझना होता है। तो ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल अपन तीसरा चैप्टर करेंगे और पूरा भी करेंगे और दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो कल तीसरा चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं कल, है ना। धन्यवाद।